अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम नया दौर में। हूँ बिस्मा खान और स्टूडियो से मौजूद हैं इसार राना और ताहिर मलिक। आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे कि बिजली बिल्स पर जो टैक्स है, हुकूमत को आवाम को रिलीफ देने का फैसला सामने आया। कहते हैं हुकूमत के 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए जो है वो रियायत दे रहे हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आज जो है ऐलान किया है पंजाब हुकूमत का 500 यूनिट तक के बिजली सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल देने का भी जो है वो फैसला सामने आया। इसके अलावा बात करेंगे कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया गया। अब ये फैसला क्या आता है और अगर फैसला आता है तो उसके बाद जो है क्या पोजीशन होगी इस वक्त उनकी। और उसके अलावा बात करेंगे इद्दत केस में खावर मानिका की दरख्वास्त खारिज कर दी गई है और आज जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है खावर मानिका साहब ने। तो प्रोग्राम का आगाज़ कर लेते हैं मलिक साहब से। मलिक साहब, क्या समझते हैं आप, 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए अब जो है वो रियायत देने जा रहे हैं, तो एक फैसला कहीं ना कहीं तो खुश आए नजर आता है, लेकिन इसके बरक्स अगर हम देखें तो जो मामला ख़राब हो रहा है बिजली की तकसीम का जो कंपनीज़ हैं उनको कौन पकड़ेगा? जब तक वो ठीक नहीं होंगे ये मामला कैसे सॉर्ट आउट होंगे? मेरा लिए मामला इतना आसान नहीं जिस तरह आपने इजी सवाल किया। ये बेसिकली हमारी जो ट्रेजेडी है ना 76 साल की, मुझे अपना इमरान खान याद आ गया। एक दफ़ा मैं वहाँ बैठा था तो मुझे बड़ी एक मकबूल बात लगी उसकी। तो मैंने कहा खान साहब, आप तब वो वज़ीर आज़म नहीं बना था, मैंने कहा खान साहब आपके क्या प्लान्स हैं, आप जब पावर में हैं तो आप पाकिस्तान में क्या खला क्या देखते हैं, खामी क्या देखते हैं? तो ही सेड समथिंग वेरी वेरी ब्यूटीफुल। उसने कहा यार टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमारा जो निज़ाम है ना वो क्राइसिस मैनेजमेंट है। जब हमारे हुक्मरान, अब मुझे नहीं पता था तो खां भी यही काम करेगा। तो उसने कहा ये क्राइसिस मैनेजमेंट, मैंने कहा वो क्या होती है? कहता है क्राइसिस मैनेजमेंट ये होती है कि टिक्कर चल रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ चल रही है, एक मसला बन गया, तो आपने कोई ऐसा सोल्यूशन लाना है किसी तरह वो टिक्कर और ब्रेकिंग न्यूज़ को मैनेज कर लेना है। तो और आपने दूसरी बात जो उसने की वो बड़ी मज़ेदार थी। उसने कहा आपको पता है कि अगली ब्रेकिंग न्यूज़ आने वाली है, फिर लोग भूल जाएंगे। तो ये टिपिकली हमारी वो जटकी ज़ुबान में, पंजाबी ज़ुबान में हम कहते हैं डंग टपाओ। ये डंग टपाओ की इससे अच्छी कोई एग्जाम्पल नहीं हो सकती कि आप कहें जी 3 माह के लिए हमने रिलीफ दे दिया, मसला ख़त्म। क्योंकि आपने कैलकुलेट ये किया कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर आ जाएगा, थोड़ा सा रिलीफ मिल जाएगा। और हमारी वही ट्रेजेडी है कि जब अगले साल फिर मई आना है, फिर जून आना है, जो आदमी, जो इंसान, जो फैमिली जो इस अजाब में है, आपने उनका अजाब सिर्फ 90 दिन थोड़ा सा उसको रिलीफ दिया, वो भी फ्रॉड है। आपने मेरे से ये वादा करें कि मैं आपको इसका मुतबादल बताऊंगा कि असल मसला क्या उसका हल क्या है, मगर मैं चाह रहा हूँ राना को लेकर लाएंगे। ठीक है राना साहब, आप क्या समझते हैं? आसिफ अली जरदारी साहब ने आज जो है वो वारिस मीर सेमिनार से खिताब किया और बात करते उन्होंने कहा कि एग्रो इंडस्ट्री मुस्तकबिल है और ज़राअत, नो डाउट उनकी बात कहीं ना कहीं बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़राअत जो हमारे मुल्क का सबसे अहम तरीन शोबा है। तो तनकीद तो की है सदर जरदारी ने? नहीं, सदर साहब ने तो एक ओवरऑल सिस्टम पे भी बात की है, सहाफ़त पे भी बात की है और उन्होंने कहा कि ये जो कदखन लगनी है सहाफ़त पे, मैं इसके साथ नहीं खड़ा। लेकिन जो अभी आप बात कर रही थी कि 200 यूनिट वाले सार्फिन को 3 माह के लिए, जो मैं जरा बात, एक नया इन्होंने फार्मूला निकाला था आसान जुबान में, उन्होंने 90 दिन के लिए वो फार्मूले को दबा दिया। और वो शुतरमुर्ग वाली बात नहीं होती। मरियम साहिबा ने भी कोई ऐलान किया है कि क्या किया है, सोलर का इन्होंने सोलर का 500 यूनिट के बिजली सार्फिन को आसान इकसात पर सोलर पैनल देने का फैसला किया। वो गालिब का एक शेर है, अक्सर मैं आपको ये शेर सुनाता होता हूँ कि ये मसाइल तसव्वुफ, ये तेरा बयान गालिब, तुझे हम वली समझते जो न बादा खार होता। भाई हमने इस तरह के वादे को पहली दफ़ा तो ना मरियम साहिबा के सुन रहा हूँ ना शहबाज शरीफ के सुन रहा हूँ। मुझे तो अच्छी तरह याद है कि शहबाज शरीफ साहब ने तो कहा था कि अगर मैं आटा सस्ता ना कर सका तो अपने कपड़े बेच दूंगा। राइट, ठीक है। और मरियम साहिबा तो अपने जलसों में कहती रही थी कि क्या कहते, कभी आपने सुना है 76 साल में कि बिजली आप इस्तेमाल करें और आप बैंक जाएं तो उन्हें आपको बताएं कि हुकूमत ने आपका बिल दे दिया है, ठीक है। ऐसे ही है। तो मुझे तो मेरे दोस्त से मैंने कहा यार सवात चलते हैं, कहता नहीं वो क्या कहते हैं वहाँ न्यूजीलैंड चलते हैं। अच्छा। तो मैंने कहा यार मैं सवात की कह रहा हूँ, तू न्यूजीलैंड की, कहता प्रोग्राम तो तूने सवात का भी कैंसिल करना है तो न्यूजीलैंड के कर लेते हैं, मजा तो ले रहा पूरा। तो बात ये कि आप लंबी लंबी छोड़ दें जितनी छोड़नी है, ठीक है। 300 यूनिट अगर आप 3 माह कर देंगे तो आपको पता है कि ये 300 यूनिट किसने देने? 200 यूनिट। हाँ, 200 यूनिट किसने देने? वो मैंने और आपने देने। उसके पैसे तो हमने देने, सरकार ने कोई जेब से नहीं देने, ठीक है ना। तो चांद गहन कुत्तों पे भारी। भाई हमें क्या फायदा हुआ? 200 यूनिट का वो बेचारे जो गरीब लोग हैं, मैं तो कह रहा हूँ उनको हमेशा के लिए बिजली मुफ्त कर दें। दिल्ली में मुफ्त नहीं हुई थी,
लेकिन उसके लिए आपको आईपीपी से जान छुड़ानी पड़ेगी। ऐसे है। आईपीपी से आप जान छुड़ा नहीं सकते। उसकी वजह ये कि आईपीपीज आपके अपने जिन सरमायादारों के आईपीपीज हैं मलिक साहब, और वो अरबों रुपए हर महीने हमसे ले रहे हैं, वो माफ कर दें। वो आपके इलेक्शन के अंदर अगर आपको कैंपेन में को 2-3 अरब रुपए दे देते हैं और आपको वजीर आजम बनवाने में अपना किरदार अदा कर देते हैं, उसके बाद वो ये पैसे लेते रहते हैं, तो ये तो घिनौना धंधा हो गया। ऐसे ही है। ठीक है ना, ये तो घिनौना धंधा है। मैं मलिक तो बड़ा आदमी है ना, ये 2 जुमले करके कहता है सारान को ले ले बीच में, ये इसका बड़ापन है। लेकिन मैं मलिक के 1 मिनट ले रहा हूं जी। ये गैलप सर्वे है। गैलप सर्वे में मलिक साहब वो पता है क्या, 96% पाकिस्तानी मुल्क छोड़ना चाहते हैं। 96%। अल्लाह, दिस इज गैलप सर्वे ऑफ पाकिस्तान। 96%, यानी कि सिर्फ 4% यहाँ रहना। वो वही लोग हैं। वो कौन है 6% जो रहना चाहेंगे? जो पहले इस्लामाबाद में पिंडी में पहुंचे हुए हैं 4%, वो ही रहेंगे। बस वही रह जाएंगे। ठीक है, अब आप सुने, 2023 में 8 लाख लोग नहीं, हुनरमंद पढ़े लिखे। ठीक है। 2024 में 7 लाख हुनरमंद गए। 1 साल का मैं बता रहा हूं, ये तो सिर्फ 24 का आपको बता रहा हूं। 8,000 इंजीनियर, 7,000 अकाउंटेंट, 3,000 डॉक्टर, 1,000 असातिज़ा। जिस कौम में ब्रेन ड्रेन शुरू हो जाए, ट्रू दैट। दूसरी जानिब आपके 2 करोड़ बच्चे स्कूल ना जा रहे हो, तो आप क्या किस विजन के साथ आप अगले उसमें कदम रखने जा रहे हैं? और ना छोड़ने की क्या वजह है? जब उन्होंने से पूछा कि आप क्यों छोड़े, उन्होंने कहा ये नामसाद हालात है। ठीक है, ये बेरोजगारी इंतहा पे है, बदअमनी, जानो माल की कोई हिफाजत नहीं है, लुटेरे ताकतवर हैं और जनाब अली वो सारा कुछ लूट रहे हैं, टैलेंट की कोई कदर नहीं है। ठीक है, टैलेंट जो आदमी है वो रुलता फिर रहा है, सिफारशी और क्या कहते हैं लोगों के पाले हुए, गोद में पाले हुए लोग जो हैं वो मौजे कर रहे हैं। ठीक है, तो फिर इस मुल्क में क्या रह गया यार? सही कह रहे हैं। ठीक है ना, ऊपर बैठे हुए आप ड्रामेबाजियां कर रहे हैं। अब ये हम 500 यूनिट दे देंगे, कहां से लाएंगे? इस तरह के तो कई 5 वादे जो हैं पहले भी अगर कर फर्ज चुके हैं करें कि 500 यूनिट आप पे सोलर देना है, 5 करोड़ कम से कम लोग होंगे जो 500 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। इस 12 करोड़ पंजाब की आबादी में 500 करोड़ लोगों को सोलर देना को मजाक है? आप ऐसे कहेंगे सोलर लग गया तो सोलर लग जाएगा? बिल्कुल। सोलर का कोई एक प्रोसेस है। नहीं, प्रोसेस है। जो सोलर की प्लेट्स हैं, इंस्टॉलेशंस हैं, उनकी बैटरीज हैं, उनकी सप्लाई है, उनका ग्रीन मीटर है। कोई एक मजाक हो रहा है? जो दिल करे आप कहते, पहले तो आप तो कह रहे थे 300 यूनिट फ्री देंगे। शहबाज शरीफ साहब तो कपड़े बेच रहे थे अपने। तो मैं इन बातों पे कोई यकीन नहीं रखता। तो उन्होंने बेच दी हो। ये नहीं, आज एक आदमी ने इजहार ख्याल करते हुए कहा कपड़े पहनते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के ना हो सकता है, अपने बेच दी हो। अभी बार बार कहता जा रहा है। मुझे एक दिन कह रहा था कि मैंने कपड़े लिए हैं। अच्छा। तो मैं समझता कि इसने लंडे से लिए, मुझे नहीं पता था कि इसने वो वाले कपड़े खरीदे। मैं कह रहा हूं साइज में फर्क है। बहुत खौफनाक आदमी हो मलिक तुम, मैं आज मान गया। अच्छा, मैंने तुम्हें कहा था मैं क्योंकि रानी ने भी कहा मैं अखलाकी तौर पर बहुत बुलंद आदमी हूँ, इसलिए मैंने कहा अच्छा नहीं लगता कि मैं ज्यादा बोल जाऊँ। थोड़ी सी एक चीज जो मैं शुरू में कहना चाहिए, डंक टपाऊ और पॉलिसी का क्या फर्क होता है। देखिए, अगर तो हुक्मरान आपको वो मिल जाए ना जो अपनी इक़्तिदार और अपनी वोट और अपनी मैं को निकाल ले, तो खुदा की कसम दुनिया सारी स्विट्ज़रलैंड बन सकती है। अब मैं आपको 3-4 चीज़ें बताता हूँ। असल फसाद मेरा हाल है, मैं जब से इस प्रोग्राम का हिस्सा बना हूँ, सबसे ज़्यादा जो मैंने पर्सनली जिस चीज़ का जोर डाला है वो ये डाला है कि अगर IPPs के मुआहदे होंगे पाकिस्तान को रिलीफ नहीं मिल सकता। सही बात। आपने जिक्र ही नहीं करते, आप असल बात की तरफ आते ही नहीं है। और इसमें भी सही कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। असल फ्रॉड क्या है? असल फ्रॉड ये कि IPPs के हमें कहा गया ये इंटरनेशनल मुआहदे हैं। और भाई रिसेंटली वो फिर बहुत लंबी बात हो जाएगी, मैं साबित कर सकता हूँ 90 बंदे लोकल है यहाँ पे हैं जिन लोगों ने ठीक कह रहे हैं जो इसमें। हाँ। अब मेरा क्या कि मेरा कोई भाई है दुबई में, मैं मिसाल दे रहा हूँ, तो वो जनाब दुबई से कागज बना ले तो नाम अच्छा सा बना दे, साइन तो मेरे आ गए ना। तो वो बात है। अब मैं थोड़ी सी आपको असल बात बताने लगा हूँ। IPPs के होते ये सारे ड्रामे करेंगे, ये पंजाब हुकूमत भी करेगी, सिंध हुकूमत भी करेगी, KPK भी करेगी। मैं बड़ी लंबी बात हो जाएगी, मैं सिर्फ 2-3 चीजें राना जरा इसको जी प्लीज गौर से सुनो। ये 80 रुपये यूनिट तक चले गए हम IPPs की वजह से। मैं एक प्रोफेशनल बंदे से मीटिंग की, उसको मैंने सुना उसका लेक्चर, वो कह रहा है कि अपना गिलगित बल्तिस्तान जो है ना, पाकिस्तान की टोटल
मैक्सिमम जो डिमांड होती है ना शदीद गर्मियों में जून में वो 24,000 मेगावाट होती है, और 24,000 की जब हमारी डिमांड होती है हम 1/3 पे रह जाते हैं। बस हमारे पास 17-18,000 मेगावाट से ऊपर नहीं जाते, पूरा मुल्क लोड शेडिंग की जद में चला जाता है। हमारी पंजाबी जी कहते हैं औकात है 16-17,000 मेगावाट की। गिलगित बल्तिस्तान में पानी से सिर्फ जितना वहाँ पे उस रीजन में पानी गिर रहा है, हम 2 लाख मेगावाट बिजली बना सकते हैं। अच्छा। 2 रुपए यूनिट पे। माय गॉड, सुनो दोबारा, कितनी? 2 लाख हम बना सकते हैं 2 रुपए यूनिट पे। फिर एक चीज़ जो साइंटिफिकली प्रूवन होगी, सिंध अल्लाह ताला ने एक ऐसा नेमत हमें दी है राना, सिंध में सिरा थरपारकर सिरा में गर्म हवा है और सात समंदर है। अच्छा, वो गर्म और सर्द हवा की जो लड़ाई होती है ना, जिस तरह कभी किसी ज़माने में हमारी मेरी होती थी, उससे चलती है विंड्स। तो विंड टेक्नोलॉजी से 1 लाख मेगावाट बिजलियाँ बना सकते हैं 5 रुपए यूनिट पे। और यार बात करनी है तो कुछ लॉन्गर रन पे बात करो, सीधी बात करो कि यार आईपीपी से जान नहीं छूटेगी, बिजली सस्ती नहीं होगी। ये मैं असल में शुरू में बड़ी लंबी बात हुई, तो मैं आपको ये बता दूं, ये डांग टपाओ की जो मैंने इमरान की बात की थी ना, बिल्कुल मुझे वो याद है। उसने कहा हमारे यहाँ सिर्फ हमारे हुक्मरान ब्रेकिंग न्यूज़ मैनेज करते हैं। अच्छा राना साहब, IMF प्रोग्राम जो है हम सबके सामने करें, कोई राज की बात नहीं। आज वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जो है ये बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा कि जो पिछली हुकूमतें थी वो कहते थे कि हम जो है IMF के पास नहीं जाएंगे, और कितना उन्होंने नुकसान पहुँचाया, एंड ऑफ द डे वो चले गए। तो ये बात तो हो गई, लेकिन IMF पे जाने की वजह से जो आवाम को जो टैक्सेस की भरमार उस पर आ गई, उसका कौन जवाब दे? अच्छा, ये जो जुमला है ना मलिक साहब कि पिछली हुकूमतें IMF के पास गई और ये वो, तो पिछली हुकूमतें कौन थी? उन्होंने मेंशन किया है बानी पीटीआई 7 दफा। बानी पीटीआई तो एक दफा भी नहीं किया, उसने तो वो मुआहिदा ही तोड़ दिया। उन्होंने कहा कि वो पहले नहीं गए, जिद पे अड़े हुए थे, उसके बाद वो गए तो फिर भी मुआहिदा नहीं किया उसने, तो वो तो उसने तो मुआहिदा ही नहीं किया। उसने तो IMF के साथ मुआहिदा तोड़ के पेट्रोल सस्ता कर दिया था, नहीं वो एंड में ऑन रिकॉर्ड। हाँ, लेकिन मुआहिदा नहीं हुआ था IMF से, कोई मुआहिदा नहीं हुआ PTI का, इट इज ऑन रिकॉर्ड। 7 दफा पीपल्स पार्टी गई है, 5 दफा मुस्लिम लीग नून गई है IMF के पास। इमरान खान एक दफा भी इमरान खान का मुआहिदा हुकूमत का नहीं हुआ IMF के साथ, उसने तो IMF का मुआहिदा तोड़ के पेट्रोल सस्ता किया, ठीक है ना। और दूसरी बात यह है कि भाई आप मुझे सिर्फ इतना बता दो कि पाकिस्तान के अब जो मईशत दान है ना, वो इस बात पे आ गए हैं कि जो IPP से जुड़े हुए लोग हैं ना, वो इस मुल्क की तबाही के जिम्मेदार हैं। ये जो 20 अरब डॉलर दुबई गए, ये कैसे गए? कौन लेके गया? कौन लोग हैं वो? क्या हम एक ऐसा मुआशरे का हिस्सा बन चुके हैं जिस मुआशरे के अंदर ना इंसाफ रहा, ना कानून रहा, ताकतवर को पूछ नहीं सकते, ताकतवर लोगों से जुड़े हुए लोगों को नहीं आप पूछ सकते, ठीक है। आप गरीब का गिरेबान पकड़ सकते हैं या PTI का गिरेबान पकड़ सकते हैं, बाकियों को सबको माफी है। हमारी जुडिशरी अंधी हो गई है, उसे नजर कुछ नहीं आ रहा, वो एक खास एजेंडे पे चल रही है। यहाँ पे एक्सटेंशनों के लिए लड़ाइयां हो रही हैं, यहाँ पे एक्सटेंशन के लिए अदलिया के अंदर पता नहीं क्या क्या कुछ हो रहा है, और नीचे लोग जो है वो कह रहे हैं कि हम इस मुल्क में ही नहीं रहेंगे, इस मुल्क के अंदर तो रहने जोगे कोई 96% लोग कह रहे हैं कि हमने नहीं रहना, ठीक है। कौन जिम्मेदार है इसका? किसने इस मुल्क को इस नहज पे लेके गए? कौन है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर 2 नंबर लोगों को प्रमोट किया? कौन है जिन्होंने इस मुल्क के अंदर चोरों, लफंगों, लुटेरों को प्रमोट किया? और आज हम वो फसल काट रहे हैं, ठीक है ना। शहबाज शरीफ साहब का तो मुझे हैरानगी होती है कि यार खाली जालिब की नज़में पढ़ लेने से बंदा इनकलाबी नहीं हो जाता। मैं नहीं मानता, मैं नहीं मानता। और भाई वो मैं समझता था वो जालिब की गजलें पढ़ रहे, मैं नहीं मानता। मुझे पता चला कि वो कह रहे मैं फॉर्म 45 को नहीं मानता, ठीक है ना। मुझे तो अब पता चला कि वो फॉर्म 45 की बात करते थे। आपकी सारी बात जो है बजा राना साहब, लेकिन इसके बावजूद PTI हुकूमत ने सबसे ज्यादा टैक्सेस लिए हैं, सबसे ज्यादा पैकेज लिया है IMF से। अब जिसने आपके कान में ये कहा है ना, उसे कहेंगे ब्रेक के अंदर मैं बताऊंगा 51 अरब रुपए रोजाना की बुनियाद पे हम क्या नाम है सूद अदा कर रहे हैं। तारीख का ये रिकॉर्ड है। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की हुकूमत में जितना कर्ज लिया गया ना, पाकिस्तान की पूरी हिस्ट्री एक तरफ और शहबाज शरीफ की हिस्ट्री एक तरफ, ठीक है ना। ये मलक को भी इस फिगर्स पता है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहे, ठीक है ना। खान ने भी जब लास्ट में तो लिया, लेकिन पाकिस्तान की तारीख का सबसे ज्यादा इस टाइम तक का टेन्योर जो है वो शहबाज शरीफ है। वो नहीं, वो उसका थोड़ा सा मैं थोड़ा सा ऐड कर दूं। मैं ये नहीं कह रहा
पाकिस्तान जब से बना 47 से लेकर खान साहब आए 2018 में है ना, जितना हमने कर्जा लिया था, खान साहब ने कहा, क्योंकि वो बहुत बहादुर थे, बड़े गैरतमंद थे, उन्होंने कहा 2018 से लेके 3.5 साल में उन्होंने उसको बराबर कर दिया। कमाल की बात है, अभी हम हाँ पे क्या इतराज करें, इन्होंने 18 महीने में उसका रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ये भी सही है, मैं भी सही हूँ। अब शहबाज हुकूमत अपना रिकॉर्ड मजीद बेहतर कर रही है। 57 बिलियन अ डे, 57 बिलियन डे का कर्जा है। तो वो जो अपना खान साहब ने तोड़ा था ना मुआहदा, इसलिए तोड़ा था कि उनको कहीं से आवाज आ गई थी कि काका तुम्हारे 1000 नंबर, तुम जा रहे हो। तो खाने का चलो जाते जाते फिर IMF क्यों जाए, हम मुआहदा तोड़ते हैं, उसकी ये वजह। नहीं, देखो ना, बात ये है, अगर आगे हुकूमत खत्म ना होती तो उससे मुझे इस बात से कोई गर्ज नहीं है कि जी खान ने मुआहदा क्यों तोड़ा, क्या किया। मुझे तो इस बात से गर्ज है कि गरीब आदमी को रिलीफ मिला था कि नहीं मिला था। ठीक है, खान के दौर में अब वो लंगर खाने चल रहे थे कि नहीं चल रहे थे, आरजी पनाहगाहें चल रही थी कि नहीं चल रही थी, हेल्थ कार्ड चल रहा था कि नहीं चल रहा था, लोगों के हॉस्पिटल्स में मुफ्त इलाज हो रहे थे कि नहीं हो रहे थे। ठीक है, कौमी खजाने में 25 बिलियन डॉलर मौजूद थे कि नहीं थे, हमारा ग्रोथ रेट 5.7 था कि नहीं था। मुझे तो इससे गरज है, मुझे आड़ियां जाड़ियां ना सुनाएं आप कि मैं मेरी आड़ियां देखो तो जाड़ियां देखो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं तो आंखें बंद करके, ये भी मलक भी और मैं भी, हम तो रोज हिसाब लगाते थे चाय पी के कि यार 20 बिलियन हमें सऊदी अरब दे रहा है, 20 कतर दे रहा है, 20 ओ यार 100 बिलियन हमारे पास आ रहे हैं। 5 बिलियन तो इसने कह दिया, मैंने कहा फिर अगर इतने आ रहे हैं तो 5 बिलियन मैं भी दे देता हूँ। तो इसने कहा मेरे पास भी 35-36 रुपए फालतू है, मैं भी डाल दूंगा। ठीक है, वो कहाँ है, 1 रुपया लाके दिखा दो यार, कहाँ गए। आ रहे हैं यार, क्या हो गया? किंग सलमान आ रहे थे पाकिस्तान का दौरा करने, क्यों नहीं आ रहे? चीन का वफद आके आपको क्यों कह गया कि पहले सियासी इस्तेकाम लाएं फिर पैसे देंगे। अभी तो इनको 5 बिलियन डॉलर चीन के रीशेड्यूल करवाने के लिए चीन जाना पड़ेगा। ऐसे ही है, शहबाज शरीफ साहब और शायद इसहाक डार साहब जाएं, वो कह रहे कटो पैसा साढ़े 5 बिलियन डॉलर जो उसने दिए हुए, अब ये रीशेड्यूल कराने की मिन्नतें कर रहे हैं। राना साहब पह नहीं आने। अच्छा मलिक साहब, जैसे कि आज आसिफ जरदारी साहब ने बात करते हुए कहा है कि तनकीद के काइंड ऑफ, तो क्या हुकूमत ने बजट बनाते हुए इत्तेहादियों को अपने साथ नहीं मिलाया था, शामिल गुफ्तगू नहीं किया था, उनकी राय नहीं जानी थी? देखिए, अगर इत्तेहादी आवाज़ार हैं, परेशान हैं, वो समझते हैं कि उनकी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, उनकी पॉलिसीज़ पे अमल दरामद नहीं हो रहा, उनके मंशूर के खिलाफ जा रहे हैं, तो बजट पे ना वोट दे। ऐसा ना देना ना उन साढ़े ना करो। देखो बात है बड़ी सीधी सीधी, जब आपने बजट में वोट दे दिए, इसका मतलब यू एग्री विद द पॉलिसीज। ओके, देखें, ये कभी नहीं हो सकता कि 2 इत्तेहादी 3 इत्तेहादी मिले और उनका 100/100 सबका एक मिजाज बन जाए, क्योंकि डिफरेंट पार्टीज हैं, ये अपनी जगह। मगर ये भी सच है, अगर पीपल्स पार्टी ने उस बजट को वोट दे दिया तो इसका मतलब है फिर आप पे तनकीद का हक नहीं है। फिर आपने आप देखे ना, आप खाली ये तो नहीं ना होता कि आप गुड ले लें और बैड रहने दें। तो फिर मतलब मैं तो कल भी मैंने कहा था, जितना मैं पीपल्स पार्टी को समझता हूँ, मैंने कल भी कहा था मुझे इस बजट में जुल्फ़िकार अली भुट्टो और पीपल्स पार्टी की रूह नजर नहीं आई। उसकी सबसे बड़ी वजह पीपल्स पार्टी प्रो मजदूर है, वो तो प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है। वो तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो, अगर मैं करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, वो तो कहता था सोशलिज्म हमारी मैशियत है, वो तो सेंट्रल कंट्रोल की बात करता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो। तो पॉलिसीज हैं, और बिलावल ने भी 5-6 दफा दबे लफ्जों में कहा है कि ये चीजें हमें काबिल कबूल नहीं, मगर फैक्ट ये है कि जब आपने बजट में उनसे एग्री कर लिया था, इसका मतलब आप साइलेंट कह लें या आप अग्रेसिवली कह लें। लेकिन मैं बता सकता हूँ कि बिलावल साहब क्यों माने थे बजट के ऊपर। जब बिलावल साहब के पास गए तो बिलावल साहब ने कहा कि जी आपने हमें बजट दिखाया ही नहीं, तो शहबाज शरीफ ने कहा कि अल्लाह दी कसम सानू ही नहीं दिखाया है। हाँ, नहीं क्या कह रहे हो? वो कहते शहबाज शरीफ ने कहा अल्लाह दी कसम सानू ही नहीं दिखाया सी। वो सानू उतो ही वाशिंगटन तो आ गया सी, IMF ने पैकेट भेज दिया था। यू राइट, वो ऑन रिकॉर्ड यही कहते हैं ना। तो उन्होंने कहा यार मुझे भी नहीं दिखाया, तो मैं भी बजट को ना मानूं, तो हमें मानना पड़ेगा। तो फिर उन बिलावल साहब ने कहा अच्छा अगर ये बात है तो ठीक है कि वो दोनों बराबर हो गए ना। हाँ नहीं, फिर बिलावल साहब ने कहा अच्छा अगर आपको भी नहीं दिखाया था तो फिर ठीक है। तो उन्होंने कहा मैं तो पैकेट आया था। इसका मतलब है कि इन दोनों पार्टियों ने IMF को वोट दिया बजट में, हुकूमत पाकिस्तान के बजट को वोट नहीं, IMF के बजट को वोट। लेकिन इसमें हम ये भी फख्र कर सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम वो मुल्क हैं
जहाँ पे IMF को खुद आके बजट पेश करना पड़ता है। वाह वाह वाह। देखे ना, दुनिया में कहीं ऐसा नहीं हो सकता History। कि उनका कोई बंदा, IMF का बंदा आके बजट पेश करे। ये हम ही हैं कि हमारे पास ये फैसिलिटी है कि वो IMF यार वो आके इंग्लिश बड़ी अच्छी पढ़ लेते तो हैं। वो आके बजट पेश कर सकता है, ठीक है ना। तो बाकी अब रह गई जिस मुल्क का बजट, आई एम सॉरी, नहीं आपने आपने ब्रेक लेनी थी। नहीं आप बोले। जिस मुल्क का बजट मलिक साहब अब उस मुल्क के हाथ में ना रहे। ये ऐसे ही है जैसे मेरा घर है और मेरे घर में आटा, रोटी, दाल, पानी, चीनी, घी, बिजली, ये सारा कुछ किसी और के हाथ में है, ठीक है। और मेरे बच्चे कह रहे हैं कि अगर हमें मौका मिले तो हम इस घर से भाग जाएं, लेकिन मेरे कमरे में एयर कंडीशन लगा हुआ है, मेरी गाड़ी में पेट्रोल है, तो मैं कह रहा हूं बल्ले बल्ले सब कुछ है। ये सेम यही हो रहा है कि जो हुक्मरान ऊपर हमारे बैठे हुए हैं, ठीक है ना, और जो ताकतवर तबका बैठा हुआ है, इनकी गठजोड़ ने इस मुल्क के ऊपर एक ऐसा नेक्सिस बना लिया है जिसके अंदर ये बैठ के टिका के लूट रहे हैं इस मुल्क को, ठीक है ना। और इन्हें इस बात की कोई परवाह नहीं है कि नीचे रहने वाली मखलूक, कीड़े मकोड़े जो हैं वो तंग हैं या क्या। उन्हें पता है कि ये कीड़े मकोड़े, बड़ा अच्छा जुमला किसी का मुझे लगा, उन्होंने कहा कि हमें तसल्ली से खा ले, ठीक है, हम कोई मुर्दे नहीं है हम, लेकिन हम तो रिएक्ट करेंगे ही नहीं यार। हमने कहा उठ के भाग जाना है, हमें खाते रहो, आहिस्ता आहिस्ता कुतरते रहो और कहते रहो हम गरीबों के बेताज बादशाह हैं, हम खादिम आला हैं, मुझे दिल में दर्द होता है जब बिजली की कीमत बढ़ती है। कहते रहे आप, नीचे बंदे मरते रहे, आपको इससे क्या फर्क पड़ रहा है? अच्छा साहब, इससे पहले कि हम ब्रेक लें, एक सवाल आपके लिए कि 190 मिलियन पाउंड के हवाले से भी आज एक शहबाज शरीफ ने बात की है कि उन्होंने तो हाथ फेर लिया और 190 मिलियन पाउंड लेके रफू चक्कर हो गए, तो इसके बारे में क्या कहें? नहीं, वो मेरा ख्याल है कि सुप्रीम कोर्ट तो कह रहे हैं, क्योंकि 190 मिलियन पाउंड उनके पास है, इमरान खान के पास नहीं है, ठीक है ना। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे मरियम साहिबा ने साइफर की कहा था ना कि इमरान खान ने किया, अब दुनिया कोई हमें साइफर नहीं भेजेगा। उन्हें ये पता ही नहीं था कि साइफर होता है क्या और आता कैसे है। इसी तरह मेरा ख्याल है शहबाज शरीफ साहब भी मासूम आदमी है, उनके पास कहने को तो कुछ है नहीं। और सुना, वो बंदा गुजरा था, सुना दीन मोहम्मदा की हाल है, तो उन्होंने कहा तेरी बकरी नहीं मर गई सी। उसने कहा मैं तेरा हाल पूछ रहा हूँ, तू कह रहा है बकरी मर गई, कहता गलें चो फिर गल निकल आती है। ये गलें भी चो गल है, 190 मिलियन पाउंड ले लिया, वो ले लिया। या शेख अपने हल तो देखा, आप पे तो अभी 6 अरब की कहने में वो लगनी थी फर्दे जुर्म, वो आज तक मुझे नहीं पता चला कहाँ गई। मेरी अदलिया को सलाम है, मेरा जनाब चीफ जस्टिस साहब को सलाम है कि जनाब एक बंदे पे फर्दे जुर्म लगनी थी, और वो जब फर्दे जुर्म जज के पास आई तो मलिक साहब उसने कहा हो ये तो मुझसे पढ़ी नहीं जा रही, फोटोकॉपी ठीक नहीं है। अच्छा तो ऐसा करो कि 6 साल बाद अब इस केस की समाअत होगी। फर्दे जुर्म लगनी थी यार एक बंदे पे, ये हमारा अदलिया है, ये हमारा निज़ाम है। फर्दे जुर्म की राना साहब बात कर रहे हैं, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक दरख्वास्त पर फैसला जो है वो महफूज कर लिया गया। क्या फैसला हो सकता है, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद, आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक जो है वो फैसला महफूज कर लिया गया है। मलिक साहब आपसे जानना चाहेंगे कि रिमार्क्स देख के तो आज लग रहा था कि इलेक्शन कमीशन जो है वो जद में आ सकता है। देखो, जो अभी तक की समरी है ना वो बिल्कुल सिंपल है। जो चीफ जस्टिस की अगर आप उनके कमेंट्स सुने ना, तो उनके कमेंट्स ये हैं कि भाई आप तरीके इंसाफ से आए या आप नज़रियाती तरीके इंसाफ से, आप क्यों, किस वजह से आप आज़ाद हो गए। उनको एक ही जगह पे वो खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी मुझे ये नहीं समझ आई, आप जिस पार्ट, चलो एक पॉइंट हो गया। आज जो राजे का आर्गूमेंट ना बड़ा अग्रेसिव था, वो मेरा ख्याल है जो मुझे समझ आई है, जो दो अब बिल्कुल ये केस जो है ना ईस्ट वेस्ट हो गया है। मैंने आपको चीफ जस्टिस की पोजीशन, वो कह रहा है कि जनाब आपकी जो सारी बात है वो एक गलत इंफॉर्मेशन बेस्ड है, आपको इलेक्शन कमीशन ने सच ही नहीं बताया, कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दी। अब मैं क्या कहते की पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा, मैं क्या सोचूं कि अगर एक जिम्मेदार एडवोकेट पाकिस्तान का होने वाला MNA चलो नहीं बना, इलेक्शन लड़ा, एक उसके 25-30 साल का उसका कैरेक्टर है, वो बार बार चीख के कह रहा है सीजनल है, बड़ा सीजनल वकील है। सुप्रीम कोर्ट को ये कह रहा है कि एक आपका आईनी इदारा है जो हुकूमत पाकिस्तान का हिस्सा है, जो रियासत का हिस्सा है, वो आपको इन्फॉर्मेशन ही सही नहीं दे रहा। तो मतलब मेरा पॉइंट समझ रहे, मैं कॉन्फ्लिक्ट कहाँ पे, मेरा ख्याल था कि अब ये केस से बड़ा केस तो ये बन गया। बिल्कुल दोनों सूरत में देखो, बात ये है कि अगर वकील साहब ने ये इल्ज़ाम लगाया तो उन्होंने मेरी रियासत पे इल्ज़ाम लगाया, सीधी बात है, मेरा एक इंडिपेंडेंट इदारा है।
और अगर वकील ने सच बोला है तो मेरे लिए उससे ज़्यादा परेशान की बात है कि यार ये मेरे इदारे सच ही नहीं बोल रहे और सुप्रीम कोर्ट को सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। तो मैं समझता हूँ ये केस जो है ना ईस्ट वेस्ट हो गया, जो इम्कान ये है को थोड़े से जो इनसाइड पता लगेगा शायद ये फ्राइडे को ये अनाउंस हो जाए, इसका फैसला हो जाए। और देखें आज अपना मंगल है ना, तो 2-3 दिन में आ सकता है, हो सकता है फिर ये अगर फ्राइडे को नहीं आता फिर ये 10 मुहर्रम के आगे चला जाएगा। तो फैसले में अभी तक जो है कि वो पता नहीं, कहते हैं कि ये जो पॉइंट है मैं समझता हूँ बहुत बड़ा है। फैसला अगर पीटीआई के खिलाफ आया ना, अगर पीटीआई के खिलाफ आया, जो सॉरी अब कौंसिल बेसिकली ये तो सुन्नी कौंसिल की है ना, अगर उनके खिलाफ आया तो इससे ये नई बहस ये शुरू हो जाएगी। फैसला अपनी जगह रहेगा कि इलेक्शन कमीशन ने सच ही नहीं बोला, उन्होंने इन्फॉर्मेशन नहीं सही दी, जिसकी बुनियाद पर सारी लड़ाई हो रही है। ये पॉइंट है। राना साहब, अगर फैसला हक में आता है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? नंबर ऑफ गेम जो है वो बदल जाएगी। हुकूमत तो पहले ही जो है वो बैसाखियाँ अपनी खो बैठी है, मुस्तकबिल क्या होगा? फिर हुकूमत की पोजीशन क्या होगी? देखें, बसद एहतराम मैं ये कह सकता हूँ कि काजी साहब का कंडक्ट देख के मुझे ऐसा लगता है कि फैसला कभी भी 3 दफ़ा कह रहा हूँ, मैं 4थी दफ़ा भी कह देता हूँ, कभी भी पीटीआई के हक में नहीं आएगा। लिख ले। उसकी रीज़न क्या है कि अगर उनके हक में आएगा तो ये सारा निज़ाम लिपटा जाएगा, ये तो फिर ऐवान के अंदर सब कुछ उल्ट जाएगा। बिल्कुल ठीक है कि नहीं? तो जिन्होंने इतनी मोहब्बत और एहतमाम और एहतराम के साथ ये एक हाइब्रिड निज़ाम तश्कील दिया है तो वो ऐसा होने देंगे? और हो सकता था अगर हमारी अदलिया आज़ादाना फैसला कर रही होती। मैं कल भी कहा था, आज दोबारा कह रहा हूँ कि पाकिस्तान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर का नाम हमेशा एक विलन के तौर पे लिखा जाएगा। वो आज भी उन्होंने इमरान खान और फवाद चौधरी को तो इन्हें वो इलेक्शन कमीशन के अंदर पता नहीं तलब किया है कि क्या किया है। यार तुम्हारे अंदर से नफरत ही नहीं मुक रही, तुम्हारे अंदर से कदूरतें ही नहीं मुक रही, तुम्हारे अंदर से बदला लेने की ख्वाहिशें नहीं मुक रही हैं। ठीक है, और ये तो इस्टेब्लिश हो गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर के इलेक्शन कमीशन ने एक तो इंटरप्रेट का गलत किया सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का, और जगह जगह हर जगह उन्होंने साबित किया कि वो जानिबदार हैं, वो नून लीग के साथ खड़े हुए। ठीक है, काजी साहब के आर्गुमेंट हो रहे थे सलमान राजा से, तो सलमान राजा ने कहा कि जी ये कैसे हो सकता है कि 2 सीटें हैं एक असेंबली में नून लीग की, तो उसे 6 सीटें रिजर्व मिल जाएं। तो काजी साहब ने कहा कि मैंने तो आइन में जो लिखा है उसके मुताबिक फैसला करना है, बादियों नजर नहीं करना। तो फिर एक जज ने एकदम ही नाम भूल गए, शायद अभी नाम आएगा, उन्होंने कहा कि क्या आइन में ये भी लिखा हुआ है कि अगर एक पार्टी एलिजिबल नहीं है तो उसके सीटें किसी और को दे दी जाए? ये नहीं लिखा। ठीक है, काजी साहब खामोश हो गए। काजी साहब फॉर्म 47 के साथ खड़े, आई एम सॉरी, बल्कि वो इस निज़ाम के साथ खड़े। और मैं फिर कह रहा हूँ कि अगर उन्होंने एक्सटेंशन ली तो ये इल्ज़ाम उन पे हमेशा के लिए लग जाएगा कि उन्होंने अपनी एक्सटेंशन के लिए पाकिस्तानी अदालती निज़ाम के अंदर एक जानिब खड़े होकर फैसले किए। सवाल तो उठेंगे। मलिक साहब, क्या समझते हैं, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया अगर कि इलेक्शन कमीशन जो है उसने जानिबदारी का मुजाहरा किया, फिर सूरत हाल क्या होगी? अच्छा, ये इतना आसान केस नहीं है। मैं कल परसों भी शायद हम डिस्कस कर रहे थे यहाँ पे, देखे अभी शुक्र है राणे ने वो पॉइंट कह दिया। ये बड़ा पुराना केस है, ये अभी नहीं है। ये अभी नया नहीं बुलाया इलेक्शन कमीशन ने, ये बड़ा पुराना केस है। ये तौहीन इलेक्शन कमीशन वाला, उसमें खान भी शामिल है, उसमें फवाद चौधरी भी शामिल है। तो असल मैं कल भी कहने की कोशिश की थी कि वो उन इलेक्शन कमीशन की जब आप उनसे बात करते हैं, वो कहते हैं भाई हम खुद एक इदारा है, हम कोई महकमा नहीं है, हम कोई आम छोटे मोटे लोग नहीं। वो कहते हैं जी जज अदालतें क्या हैं, वो उनके पास जज होता है, फैसला करते हैं, हम करते हैं। तौहीन अदालत वो लगाता है, हम लगाते हैं। सज़ा हम दे सकते हैं, हम देते हैं। तो वो एक नई लड़ाई पड़ जाएगी। अगर आप देखें, अगर आप काजी साहब की मुसलसल आप गौर करते हैं, वो कोई ऐसा सच इंस्ट्रक्शन नहीं देते। मेरी जो मैं अपनी बात करूँ उसका सबसे बड़ा सबूत ये है कि आपके सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बंदयाल का ये हुक्म था कि 90 दिन में आप इलेक्शन कराएं। वो हुक्म तुम्हें भी नहीं था, राणे को भी नहीं था, मुझे भी। किसको तो हुक्म था? चीफ इलेक्शन कमीशन। कितने हजार साल हो गए, कम से कम 10-11 महीने हो गए हैं। कोई तौहीन अदालत का केस, कोई अदालत गया हो, सुप्रीम कोर्ट गया हो कि जनाब चीफ साहब ने कहा जरा इलेक्शन कमीशन को तो बुलाएं, वहाँ के हेड को तो बुलाएं, उसकी सजा दें। कोई चूचा हुई है। तो मेरा आर्गूमेंट ये है कि ये भी एक बहुत वाज़ेह पोजीशन है इलेक्शन कमीशन की। यार हमें कौन पूछने वाला है, हम तो खुद एक इदारा है। सही कह रहे हैं मलिक साहब। राना साहब,
जस्टिस अतर मिनुल्लाह के रिमार्क्स अगर हम देखें तो चीफ जस्टिस काजी फाइज़ा के मुकाबले में काफ़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि क्या दुरुस्त होगा ये कहना कि इंतखाबात शफाफ थे, मतलब कुछ जजेस साहिबान की कुछ राय है, कुछ जजेस साहिबान की कुछ राय, इस सारे तजाद में जो है इलेक्शन कमिश्नर जो है, इलेक्शन कमीशन इदारा बीइंग इदारा, वो जो है मुझे लगता है काफ़ी बेनिफिशियल हो रहा है। देखिए इसमें बात यह है कि जस्टिस अतर मिनुल्लाह हों या जस्टिस मंसूर हों और भी मोअज़्ज़िज़ जज साहिबान जो हैं उस बेंच के, मैं इस केस को बाकायदा फॉलो कर रहा हूँ। बिल्कुल। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक लकीर खिंची हुई है। कुछ जज फॉर्म 45 के साथ हैं, कुछ फॉर्म 47 के साथ हैं, और तो सब अपना अपना दिमाग बना चुके हैं। ये फैसला स्प्लिट आएगा अच्छा। और एक नई कंट्रोवर्सी को जन्म देगा। ठीक है, लेकिन ये फैसला पाकिस्तान की सियासत पे तादेर असरअंदाज रहेगा। सही। ठीक है। अब वो जो मैं कल तफसीली फैसला जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद के हवाले से आया है, तो मैं हंस रहा था कि ऐसे फैसलों का क्या फ़ायदा जिसमें आप मुजरिम डिक्लेयर नहीं करते और मुजरिम को सज़ा नहीं देते। सही। भुट्टो साहब को बेगुनाह फांसी दी गई, ठीक है, तो जिन्होंने बेगुनाह फांसी दी उन्होंने कत्ल किया है। बिल्कुल। भुट्टो शहीद का कत्ल किया है। यार नाम नहीं लिया, बता ही दे किया किसी ने। वही कह रहा हूँ ना, कम से कम सिस्टम को अगर ये हमें क्लियर किया गया कि नाइंसाफी हुई है, तो खुदा के लिए कम से कम आने वाली नस्लों को बता दो कि नाइंसाफी किसने है। बिल्कुल ऐसी ठीक बात है। असल तो बात ये है, तो आप ये भी तो बताएं ना। मलिक साहब वही मैं कह रहा हूँ ना कि ये कह देना काफी नहीं है कि भुट्टो बेगुनाह थे और उन्हें फांसी दी गई। आप हमें ये बताएं कि उस बेगुनाह को किसने कत्ल किया, जुडिशियल मर्डर किसने किया, उस मर्डर के पीछे कौन आमिर छुपा हुआ था, कौन डिक्टेटर था जिसने ये सारा कुछ किया। ठीक है, मौलवी मुश्ताक की और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की दुश्मनी को छुपी हुई नहीं थी। आपने चुन के उस बंदे को किया और फिर वो अदालत में ह्यूमिलेट करता था जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को। एक दफा एक मौके पे तो उसने कहा ये पागल है, भुट्टो को कहा इसे बाहर ले जाओ। ठीक है, उस बंदे को जो पाकिस्तान का नहीं, एशिया का नहीं, आलम इस्लाम का, दुनिया का सबसे मोदबिर लीडर था उस वक्त के मुताबिक। तो ये अदालतें इसी तरह चलती रही हैं। और एक मुझे ऐसा लगता है कि अब हम भयानक शर्मनाक बात से अदालती अभी तक नहीं निकल पा रहे, और हमारे जजेस जो हैं वो इस बात पे कभी शर्मिंदा नहीं होते कि पाकिस्तान का जुडिशरी का निज़ाम 154वें नंबर पे क्यों है पूरी दुनिया में। मैं आज भी देख रहा था कि एक शख्स कुर्सी के पीछे खड़ा था मलिक साहब, और एक शख्स उनकी फाइलों में से उन्हें बता रहा था निकाल के हर एक बंदे के लिए। यार आप कौन से दौर के जज हैं यार? यही बतानी है कि ठीक है, ब्यूटी भी तो है ना, हमने लेगेसी। वो क्या नाम था जज, मेरे जहन से निकल गया, अभी ब्रेक में मुझे याद आ जाएगा, जो फैमिली कोर्ट्स अमेरिका के करता था यार। वो जब रिटायर हुआ, ठीक है, वो छोटी सी गाड़ी में बैठा और जब वो गया लोग रो रहे थे। एक और बात मुझे याद है कि सुप्रीम कोर्ट ने इंग्लिश में एक ऑर्डर किया था कि पाकिस्तान की कौमी जुबान उर्दू है और इतनी देर में इस पे इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए। तो समझ नहीं मैं क्या कह रहा हूं। हाँ मैं बता रहा हूं, तुम भी कहना चाह रहे थे, मुझे याद है तुमने प्रोग्राम से पहले कुछ कहा था, एक बड़ी बात है जो कहने में ये कह रहे हैं ना कौमी ज़बान उर्दू होनी चाहिए। नहीं, इंग्लिश में लिखा था सुप्रीम। तो वो संता सिंह का बेटा फॉर्म फिल कर रहा था ना, तो उसने कहा बजी लिखा है मदर टंग की है, कहना लिखा बहुत लंबी, ठीक है ना। तो हमारी ज़बानें बस ऐसी हैं। अगर कौमी ज़बान उर्दू है ना तो ये गूंगी है, बस ये समझ लें, हम कौम गूंगे। चुअन लाई गया अमेरिका, तो उसको जब अमरीकी सदर ने लतीफ़ा सुनाया ना मलिक साहब, तो चुअन लाई बिल्कुल साइलेंट होकर ना हो गया। अच्छा, फिर चीनी तर्जुमा करने वाले ने उनके कान में तर्जुमा सुनाया तो उन्होंने क्या मारा, तो किसी ने कहा कि चुअन लाई साहब आपको तो इंग्लिश बहुत अच्छी आती है। तो अब तब चुप रहे, जब चीनी ने आपके कान में सुनाया तो आपने क्या मारा, तो उन्होंने कहा चीन गूंगा नहीं है, चीन की एक जबान है, मेरी जुबान, ठीक है ना, मैं अपनी जबान में सुन के खुद हंसूंगा। हमारी औकात तो ये है कि वो डॉक्टर क्या नाम है आफिया सदीकी उठा के ले गए यहाँ से, कितने गए मोहम्मद बिन कासम, बड़े मोहम्मद बिन कासम बनते थे ना सारे, कहाँ गए मोहम्मद बिन कासम, उठा के ले गए। उसके साथ इंसानियत का जलील तरीन अंदाज में सलूक किया अमेरिका बदमाश ने। अमेरिका बदमाश ने तमाम हदें, अभी रिसेंटली मैंने फिर रिपोर्ट पढ़ी है उसके साथ की। कहाँ है हमारी गैरत, कहाँ है हमारे बहादुर,
कहाँ है हमारी अहमियत? बस ये हवा के गुब्बारे पड़े जाओ पुगाने हवा दे जाओ तो फेल दे जाओ तो नाल सप्लीमेंट छापी जाओ कि ਅਸੀਂ बड़े बहादुर हैं, ਅਸੀਂ बड़े गैरतमंद हैं। बस मलिक साहब, चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फैसल ने बात करते हुए कहा कि आप पहले आपस में मुशावरत कर लें, फैसला जो है अभी कुछ कह नहीं सकते कि कब सुना जाएगा। तो इंटरनेशनली जब हम देखते हैं इस तरह के फैसले इतनी ताख़ीर का शिकार, और पाकिस्तान में हमेशा से ऐसे रिवाज रहा है। देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, अगर आप वो इंटरेस्टेड ही नहीं है इसको सॉर्ट आउट करने में। इस केस में इसकी रूह में क्या है, टू बी ऑनेस्ट विद यू, ठीक है वो कह रहे हैं जी उस पार्टी ने एप्लीकेशन दे दी, उसने उसको पार्टी की टिकटें नहीं मिली, उसको ये हो गया। इलेक्शन कमीशन पे इल्ज़ाम इतना बड़ा जो मैंने बताया, असल में बुनियादी पॉइंट क्या, मैं वो भी सोच रहा था आज अतर में जब वो फरमा रहे थे जज साहब कि जी इलेक्शन शफाफ होने चाहिए, मैं सोच रहा था कि यार 2024 में दुनिया में ये भी मुमकिन है कि एक सुप्रीम कोर्ट में ये डिस्कशन हो कि इलेक्शन शफाफ होने चाहिए या शफाफियत पे बहस होनी चाहिए। ये कुछ चीज़ें दुनिया से गुजर गई हुई है, मतलब कुछ स्टेजेस है ना, जिस तरह अब उस पर बहस नहीं होती। एक ज़माना था, बस एक ज़माने में कुछ चीज़ें थी, जैसे पोलियो दुनिया में था, पूरी दुनिया में पोलियो का वजूद ही नहीं है, वो सिर्फ हमने दुनिया की पुरानी दुनिया ज़िंदगी रखी है। अल्लाह ताला अफगानिस्तान को ज़िंदा रखे और पाकिस्तान को ज़िंदा रखे, पोलियो ज़िंदा रहेगा। इसी तरह दुनिया में ये अब नहीं हो सकता कि वहाँ की सुप्रीम कोर्ट में बहस हो कि इलेक्शन फेयर होते हैं कि अनफेयर हुए हैं, 45 फार्म होता है कि 47 फार्म होता है, या इलेक्शन कमीशन सही है कि इलेक्शन कमीशन गलत है। तो हमें टू बी ऑनेस्ट विद यू, हमें मेरे बुनियाद पे जाना पड़ेगा। अगर वाकई सुप्रीम कोर्ट चाह रही है, और ये एक चीज़ मैं बात कह रहा हूँ, ये बड़ी अहम बात है, ये फुल कोर्ट है, 13 जजेस है, इसके ऊपर आसमानों पे लामी है। अगर ये 13 लोगों का जो भी डिसीजन है, मेरी एक पर्सनल एक जजमेंट है, मैं समझता हूँ अगर ये डिसीजन ऐसी कोई इससे रास्ता निकल आए कि पाकिस्तान में आने वाले इलेक्शन फेयर होना शुरू हो जाएं, उन पे कोई सिस्टम आ जाए, उस पर कोई पाकिस्तान के आइन की पकड़ बन जाए, तो फिर तो मैं समझता हूँ पाकिस्तान के लिए ये केस बहुत ही समझ लें एक रहमत होगी। और अगर उसी तरह हम जिग-जैग में नजरे ज़रूरत, और ये फिर मेरा आर्गूमेंट है, ये 13 जजेस हैं, ये हम बात तो चीफ जस्टिस की करते हैं, नो इट्स अ फुल कोर्ट, इससे आगे कुछ भी नहीं है। मलिक साहब ने थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था कि हम जो है थोड़े डिफरेंट है, वैसे हम प्लैनेट अर्थ पे ही रहते हैं, पाकिस्तान जो प्लैनेट अर्थ पे ही है वैसे। नहीं, मेरा नहीं ख्याल, वो देखो ना, अगर प्लैनेट का हिस्सा हो तो 96% रानी ने भी जो इन्फॉर्मेशन दी है कि 96% लोग जाना चाह रहे हैं। और ये पूछ रहा था ना मोहम्मद बिन कासिम क्या, ये पूछ रहा था मोहम्मद बिन कासिम किधर है, तो मैं कहा काका मोहम्मद बिन कासिम तो खुद वीज़े लापता पे कि मैं दुबई चला गया, अफ्रीका चला गया, 96% जाने को। ये कह रहा है कि मोहम्मद बिन कासिम तो खुद दुबई में कारोबार कर रहा है, पैसे ले जाके खुद वापस जाना चाह रहा है। नहीं, उनको लोड नहीं थी वापस। उन जिन मोहम्मद बिन कासिमों की तुम कह रहे हो ना, उन्हें इस मुल्क को छोड़ने की जरूरत नहीं है। सोने की कान भी कोई छोड़ता है, वो तो उनका सोने की कान को भी कोई छोड़ के जाता है। वो यहाँ आते हैं, अपना हिस्सा बकरा लेते हैं, कभी दुबई लीक्स में निकल आता है, कभी फ्रांस लीक्स में निकल आता है, कभी कहीं से वो निकल आता है। अच्छा, लेकिन तारीख, जब मलिक साहब एक जुमला फिर आप प्लीज आइएगा, कि तारीख ये लिखेगी कि जब एक कौम, अल्लाह इस पाकिस्तान को ताअबद कायम रखे, आमीन। ये मेरे बाप दादा की कुर्बानियों का समर है। मैंने भी इस मुल्क में रह के जितना हम कर सकते थे इस मुल्क के लिए किया है, ठीक है। अपने बच्चों को भी हमने हलाल रोज़ी कमाना सिखाया है, और हमने भी हलाल रोज़ी कमाई है, और इस मुल्क से हम जितनी हम मोहब्बत कर सकते कोई नहीं कर सकता। लेकिन मैंने अपनी आंखों से बहुत बहुत बड़े साने होते देखे। कोई मशीकी पाकिस्तान का सोच सकता था कि ये अलग हो सकता है, हमारी बदअमालियों से हो गया ना, ठीक है ना। तो ये कुछ शायद लिखा जाए कि एक ऐसी कौम भी आई थी जिसके लोग जब भूखे मर रहे थे तो उनके ऊपर बैठे हुए हुक्मरान केक पेस्ट्रियां खा के उनके जख्मों के ऊपर नमक छिड़कते थे, मजाक उड़ाते थे, ठीक है ना, उनकी कमजोरियों का मजाक उड़ाते थे, और उसके बाद अपने ड्राइंग रूमों में बैठ के सेंट्रली एयर कंडीशन महलों के अंदर बैठ के ये कहते थे कि हम गरीबों के बेताज बादशाह हैं। अच्छा, हम गरीबों के तारीख में एक चीज़ ऐड भी कर लो कि ये भी लिखा जाएगा कि दुनिया की मॉडर्न दुनिया में एक ऐसा मुल्क था जिसके 3 वज़ीर-ए-आज़म मर्डर हुए, लियाकत अली खान, बेनज़ीर और जुल्फ़िकार अली भुट्टो। दुनिया की मॉडर्न तारीख में कोई मुल्क नहीं है जिसमें कोई, मेरे लिए बड़ा कर करा के आपको एक टर्की नजर आता है, एक फांसी है पुराने वज़ीर आज़म की, हम मेरा लिए इसमें भी हम नंबर 1 है। वी आर द ओनली कंट्री विद 3 प्राइम मिनिस्टर्स, नंबर 1। बस, और जब ये लिखेंगे तो फिर ये भी है, मैंने बात सही नहीं, फिर ये भी लिखना कि ये वाहिद मुल्क था जिसमें करप्ट सिर्फ वजीर आजम करार पाता था और कोई नहीं करार पाता था। उसको फांसी लगती थी, उसको हथकड़ी लगती थी, उसको जेल होती थी, उसको सब कुछ होता था, ठीक है ना। और
और बाकी सब नेक जो भी परहेजगार रहे तो बेहतर है बाकी बाकी सब नेक परहेजगार। अगला बस सवाल बाकी सब नेक परहेजगार हैं। ख़ावर मानिका की दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गई है। आज उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है, डिस्कस करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। बात करते हैं ख़ावर मानिका की दरख्वास्त जो है वो खारिज हो गया। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की है और काफ़ी इल्ज़ामात फिर से एक दफ़ा उन्होंने लगाए हैं। तो मलिक साहब क्या लगता है आपको, ये ख़ावर मानिका साहब को इतने सालों बाद याद आ जाता है कि इद्दत जो है वो सही नहीं है, निकाह सही नहीं हुआ, क्या माजरा है? देखिए, बड़ी तकलीफ और बड़ी अफसोसनाक बात है। पहले तो बात है कि इसका मतलब है, मैं ये तो नहीं कह सकती ये तौहीन अदालत है, मगर मेरी समझ से बाहर है। एक चीज़ का फ़ैसला आपने अदालत भी करना है ना। एक रियासत है, एक मुल्क है, उसका आइन है, उसका कानून है, एक डिस्प्यूट हो गया, अदालतों का काम है कि वो तशरीह करें आपके कानून की। अब सच क्या है, दुरुस्त क्या है, ये किसने फैसला करना है? जज ने बताना है ना कि ये इद्दत है, जो भी है, मैं उससे बात नहीं है। अगर इसका मतलब है पाकिस्तान में कितने 2 करोड़ है इस वक्त मुकदमे, तो हर 2 करोड़ लोग आके रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, अपना अपना केस अदालत की बजाय अपना मीडिया पे ले। मेरा लिए जो भी बंदा मर्डर करता है, खुदा ना खास्ता मेरे पे इल्ज़ाम लग गया, तो मुझे भी फिर आप अदालत से छोड़े, मैं जाके अपना मुकदमा लोअर प्रेस क्लब में बताऊँ। अगर राणे पे कोई इल्ज़ाम लग गया, इसने बिजली का गलत बिल दिया, तो ये भी अपना करे आप पे। तो ये कोई तरीका नहीं है। दिस इज़ नॉट सिविलाइजेशन। मैं उस केस की डिस्कशन नहीं कर रहा। पॉइंट ये है कि जो आपने रियासत बनाई थी, रियासत का एक फार्मूला है। फार्मूला ये है कि पार्लियामेंट कानून बनाएगी, इंतज़ामिया जो है, जिसको आप ब्यूरोक्रेसी कहते हो या रियासती स्ट्रक्चर बोलते हो, वो जो पार्लियामेंट कानून बनाएगी उसके तहत वो काम करेंगे। और रियासत में एक इदारा होगा जिसका नाम अदलिया है, अगर डिस्प्यूट होगा वो कानून की डेफिनेशन करेगी। और भाई, अगर इस तरह हर बंदे ने, हर मुद्दई ने अपना केस लेके डिस्कशन करनी है, साथ केसें चला देनी है कि ये मेरा सुने फलाने मौला ने बनाया, मैं कोई मतलब, मैं कौन होता हूँ मजहब की बात करने वाला? मेरी तो औकात ही कुछ नहीं। इसका मतलब है मेरे पे भी कोई भी केस हो, मैं भी किसी आलम के पास चला जाऊँ, जी मैंने कत्ल किया था, उस वक्त मुझे ये कैफियत थी, तो वो भी को ये दिस इज ये। और नहीं, एक्सक्यूज नहीं है। एक फिक्रा मैं जरूर बोलूंगा, सारी साफ समझ आ रही है, खां पे चढ़ाई है, उसकी बदनामी के लिए किया जा रहा है। दैट्स ऑल। राणा साहब, आप क्या समझते हैं, इद्दत को गलत बयान करके छुपाया गया, इस तरह के इल्ज़ाम जो है ख़ावर मानिका साहब को याद आ गया इतने अरसे बाद, पहले कहाँ था ये? मैं ख़ावर मानिका को तो कभी सीरियस लेता ही नहीं। जिस शख्स को अपनी बेटियों की इज्जत का पास ना हो, जिस शख्स को अपनी इज्जत का पास ना हो, अपने बेटों की इज्जत का पास ना हो, अपने खानदान की इज्जत का पास ना हो, उसको मैं क्या अहमियत दूं? एक शख्स कठपुतली है और उसे रखा गया कि इमरान खान पे आपने कीचड़ उछालनी है, सही, ठीक है, बस वो कर रहा है। और उसके अंदर अब वो कितने महीने जब बुजदार से मिलके ट्रांसफर पोस्टिंग करा के पैसे लेता रहा, तब तो उसकी गैरत नहीं जागी। ठीक है ना। जब कुरान पे हाथ रख के उसने कहा कि मैं अपनी साबिका बीवी की हुर्मत की कसम खाता हूँ, इसके ऊपर तो वैसे ही एक मुकदमा बनता है कि तूने पहले कुरान पे हल्फ उठा के जो कहा था वो सही है, ये सही है। और फिर एक ऐसा शख्स जिसे अपनी छोटी छोटी बेटियों की इज्जत का पास नहीं है, जिसे अपने बेटों की इज्जत का पास नहीं है, जिसे अपने खानदान की लेगेसी की इज्जत का पास नहीं है, उसको मैं क्या समझता हूँ? मैं तो उसको कुछ भी नहीं समझता। मैं वो एक ज़हनी मरीज है, ठीक है ना, जो रोज अपनी बीवी और अपने सर पे खेर डालने के लिए इकट्ठा हो जाता है, खड़ा हो जाता है और बोलता रहता है। मुझे तो मीडिया पे हैरानगी होती है कि एक ऐसा मुल्क जिसमें 96% लोग मुल्क छोड़ के जाना चाह रहे होते हैं, आप उसमें इद्दत का केस लेके एक इमरान खान के पीछे पड़े होते हैं, क्योंकि इमरान खान ने तुम्हारे सारे सिस्टम को एक्सपोज कर दिया। वो अकेला खड़ा हो गया तुम्हारे सारे सिस्टम के आगे, तो तुम सब रल के उसको हराने की कोशिश कर रहे हो। और ये मानिका जैसे जो है लोगों को लाके खड़ा कर देते हो। मैं तो तब मानता कि इमरान खान के खिलाफ मानिका की बेटी या बेटा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते, और जिस जज पे उनको बेइतबारी होती है, मैं तो मुझे दुख हो रहा है उस बेटी पे, हम सब बेटियों वाले, मुझे उस बेटी पे दुख हो रहा है जिसने रोते हुए कुरान पे हाथ रख के कहा था कि मेरी माँ बिल्कुल ठीक है, मेरा बाप झूठ बोलता है। उस मानिका को तो उसी दिन शर्म से वो हो जाना चाहिए था, ठीक है ना। लेकिन अगर नहीं आ रही तो फिर सानू भी नहीं आ रही। ऐसी भी रोज लाइव दिखाने हैं, रोज ਉਹਦੇ गल करने हैं एक ला यानी बात पे। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि वक्त साबित करेगा कि हम शरीयत से टकराए थे। एक शख्स को हराने के लिए हम इतने नीचे गिर गए थे कि हमने शरीयत को भी इस्तेमाल कर लिया था। मलिक साहब, इद्दत केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को आपको रिलीफ मिलता हुआ नजर आ रहा है?
देखिए फिर वही बात है ना, यही तो हम जहाँ पे गुम हो गए एज ए रियासत, एज ए माशरा, यही प्रॉब्लम है। जिसका काम उसी को साजे। मेरा काम है क्रिटिसिज्म करना, मेरा काम है एनालिसिस करना, एक इंफॉर्मेशन बेस्ड। जब जज एक फैसला करेगा फिर मुझे बोलना चाहिए। अगर चीज़ मैंने ही टॉक शो में बतानी है या प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी, यही हमारी मेरा हाल है सबसे बड़ी जो पाकिस्तान की जो नाकामी मुझे नज़र आ रही है ना हमारे निज़ाम की, ये कि हम चीज़ों की अलाइनमेंट से हट गए हैं। जिसने मैंने आपको शुरू में बताया कि यार 3 महीने का तुम बात कर रहे हो, वज़ीर आज़म साहब के मैंने रिलीफ दे रहा हूँ, जो नज़र नहीं आ रहा IPPs को होते, ये सारी आई वॉशिंग है। तो हम सब ने अपनी अपनी जो असल पोजीशन है उस पर नहीं आ रहे। दुनिया सारी में 2 चीज़ें इस्टेब्लिश हैं, मसलन कि जजेस जो हैं दे डोंट टॉक, ये एक बड़ी पूरी दुनिया में है। वो सुनते हैं, अगर वो सवाल करते हैं वो डिस्कशन नहीं करते, वो पोजीशन नहीं लेते, वो एक्सप्लेनेशन लेते हैं। मैं मज़र राने ने इसका मसला ये कराची जा रहा है कि न्यूजीलैंड जा रही है किधर जा, मैं से ये पूछ सकता हूँ कि आप न्यूजीलैंड का किराया कितना है, मैं पोजीशन नहीं लूँगा। फिर जजेस कभी सोशली एक्टिव नहीं होते, वो कभी तकरीब बाद में नहीं जाते, ये भी था। और इसी तरह जो चीज़ अदालत में हो उस पर डिस्कशन नहीं होती, ना मीडिया करते ना प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है। तो मुझे तो लगता है कि बड़ा अजीब सा आज़ाद सा ये मलिक साहब जजेस दूसरे ममालिक को खत भी लिख सकते हैं कि जी आपने हमारी जुडिशरी पे कहा तो हम आपको ये जजेस मतलब खुद भी खत लिख सकते हैं। मैं ऑनेस्टली अगर आप कभी इत्तेफाक हो, मुझे थोड़ा सा इत्तेफाक है कहीं पार्लियामान, आई एम वेरी लकी इस हवाले से, मुझे पार्लियामान में भी इत्तेफाक हुआ किसी तरह, इस तरह मीडिया पे कवरेज भी देखी है। यार आप सोच नहीं सकते, पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। अच्छा। और ख़ास तौर पे हाई कोर्ट्स जो आपकी बड़ी अदालतें हैं उसका एक दबदबा होता है, एक रोब होता है। रोब होता है। अगर आप बड़े यूरोपियन कंट्रीज में चले जाएं तो वो उसकी बिल्डिंग बड़ी बड़ी बनाते हैं सुप्रीम कोर्ट की, अपनी कोर्ट्स की दबदबे के लिए। आपको पता है यहाँ पे अंग्रेज कितना जालिम था, कितना समझदार था। उसने असेंबली क्यों बनाई लाहौर में, पंजाब असेंबली ऊंची बनाई पिलर के साथ, कि जो इंडियन है वो अपने को लिटल समझे, इस तरह करके उसको देखे। फिर गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर में बनाया, उसको ऊपर लेके गए और उसको चर्च की शक्ल में बनाया, बिल्डिंग बड़ी की, दहशत कि तुम्हें पता लगे कि तुम जनाब एक अहम चीज हो। तुम आप अगर चले जाए, इतनी साइलेंस होती है, बड़ी एक बंदा बोल रहा होता है, आप हमारी रिकॉर्डिंग सुन लें, ऐसे लग रहा है जैसे वो रानिदा ताहिर मिर्जा टॉक शो है। कंसिस्टेंट आवाज, कंसिस्टेंट ऐसे है। तो मैं मेरा ख्याल है कल्चरली कुछ चीजें हमें सोचनी पड़ेंगी, समझनी पड़ेंगी वेयर वी आर रॉन्ग, बहुत सारी चीजें। और वो जिस तरह ये कह रहा था कि कुछ और चीजें बता रहा था कि वो, तो मुझे तो लगता है ये 96-97% नॉलेज है। इसने अपना और मेरा नाम भी डाल लिया। राना साहब लास्ट मिनट है, आप क्या समझते हैं इद्दत में निकाह के मामले पर किसकी गवाही को मोतबर समझा जाना चाहिए? देखिए मुझे बस थोड़ा सा वक्त दे, मैं वो कर रहा हूँ, क्या नाम है शरीयत, वो कौन सा कोर्स होता है, अच्छा, जो जामिया शरीयत से, उसके बाद मैं इस पर बात कर सकूँगा। लेकिन मैंने बतौर मुसलमान अब मैं कोशिश करता हूँ कि कुरान पाक को तर्जुमे से सुनूं, पढ़ूं। तो उसमें मुझे तो जो कुरान की एक आयत थी मैंने पढ़ी थी कि उसमें जो मुझे समझ आई थी वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से थी। तो उसमें बहुत क्लैरिटी है चीज़ों की, ठीक है ना। तो मैं जो बार बार ये कहता हूँ कि हम शरीयत से ना तसादुम करें, वो इसीलिए कह रहा हूँ। वैसे तो हम इतने बहादुर लोग हैं मलिक साहब कि हम कहते हैं कि ये मुल्क का जो आइन कानून कुरान के ताबे होगा और हम सूद के ऊपर कारोबार करते हैं। इससे आप हमारी मुनाफकत और 2 नंबरी का अंदाज़ा करें कि रियासत का जो आइन है वो ये कहता है कि हमारे तमाम कवानीन कुरान और सुन्नत के ताबे होंगे और हम सूद के ऊपर काम करते हैं। एक जुमला सिर्फ सॉरी कि जिसके खिलाफ मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते देखा जितने उन्होंने इसके लिए सूद के लिए किए। सही। तो हम तो टकरा रहे हैं, बार बार टकरा रहे हैं, और फिर हमारा हाल भी वही हो रहा है जो हम आज दुनिया की एक ना इज्जत वाली कौम है, हमारी कोई हैसियत नहीं है। ये लॉज के भी हमारा वही कन्फ्यूजन है। यहाँ पे इस्लामी लॉ भी है, यहाँ पे मार्शल लॉ जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं उनके भी लॉ है, ब्रिटिश लॉ भी है, यहाँ पे फैमिली लॉ भी है, यहाँ इस्लामी लॉ भी है, यहाँ पे जमहूरी लॉ भी है, लिबरल लॉ भी है। इतने लॉ है, मेरा हाल है दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जिसमें एक ही वक्त में 5-6 लॉज, लीगल सिस्टम, मैं जजेस की बात नहीं कर रहा हूँ, पैरेलल चल रहे। यहाँ पे दय्यत भी, आप किसी को कत्ल कर ले वो भी निगोशिएशन कर ले, 302 भी है। हमारे मुल्क जैसा वैसे ही कोई मुल्क नहीं है। आप किसी भी सरकारी इदारे में चले जाएं आपको ला नजर आएगा, हर बंदा कह रहा होगा ला 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 मैनुला, ठीक है ना। इद्दत केस पर अपीलों का फैसला जो है वो अब 12 जुलाई तक होगा। आज के प्रोग्राम से इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।